हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में तो हमने देखा था सॉन्ग लैंड क्लैन में आ गया था। तो हम आगे बढ़ते हैं। वांग जी ने सॉन्ग लैंड को तो लैंड क्लैन में ला लिया था, पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और उसने उसी गुस्से के कारण विंग को जड़ चोट पहुंचा दी थी। और फिर जब वांग जी को होश आया उसने माफ़ी मांगा और वो अपने डैड और अपने अंकल के पास गया था। उसके अंकल ने कहा था कि वो उस मोंग से और उस हीलर से बात करेंगे जिन्होंने बचपन में वांग जी का इलाज किया था। वांग जी भी अपना सर नोट करता है और फिर वो विंग के पास जाता है। विंग अभी भी आराम से सोया हुआ था। वांग जी को विंग को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि विंग की बॉडी में जगह जगह माख ही माख है। वांग जी उनके माख में दवा लगा रहा था। वहीं विंग दर्द में चिल्ला रहा था और वो वांग जी के हाथ को बार बार हटा रहा था। ये देखकर वांग जी को बुरा लगता है। तभी वहां पर वो दोनों खरगोश भी आ गए थे। वो खरगोश विंग के पास आके बैठ गए थे। वो विंग के फेस को लिक कर रहे थे, जिसे महसूस करके विंग के फेस में एक लाइट सा स्माइल आ गया था। वहीं वांग जी जब विंग की स्माइल देखता है वो भी खुश हो गया था। वो विंग से कहता है, विंग चलो उठो, खाना खा लो और मैंने तुम्हारे लिए दवा लाया है, उसे भी खा लो। ये सुनकर विंग अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि वांग जी तो बैठा हुआ है, तो उसके पास कौन है जो उसके होठों को, उसके फेस को लिख कर है। वो अपने फेस को साइड करके देखता है। वो देखता है कि दोनों खरगोश उधर बैठे हुए हैं और वो विंग को लिख कर रहे हैं, किस कर रहे हैं। ये देखकर विंग के फेस में बड़ा सा स्माइल आ गया था और वो बैठने की कोशिश करता है पर बैठ नहीं पाता। उसके बैक में दर्द हो रहा था, जिसे देखकर वांग जी जल्दी से उसे पकड़ लेता है और फिर अपने हाथों से ही विंग को बैठने में मदद करता है। विंग की आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे, पर वो अपनी दर्द को दिखाता नहीं। वांग जी कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, गगा मैं समझता हूँ, प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। ये बोलकर उसने अपना सर नीचे कर लिया था। तभी वो दोनों खरगोश फिर से विंग के पास आने वाले थे, जिसे देखकर विंग उन दोनों को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर वो उन दोनों खरगोशों के साथ मस्ती करने लग गया था। वांग जी इस बार जेलस नहीं होता क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था विंग किसी के साथ तो खुश है। वांग जी के दर्द वांग जी ने जो दर्द दिया विंग किसी के पास होने के कारण, वो उस दर्द को भुला तो गया। यही सोचकर वो स्माइल करता है और फिर वो विंग के सर पे किस करके बोलता है, मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं लाता हूँ। ये बोलकर वो खाना को ला लेता है और वो फिर अपने हाथों से ही विंग को खाना खिलाता है। विंग भी चुपचाप उस खाने को खा लेता है। कुछ टाइम बाद वांग जी विंग को बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, ओके। ये बोलकर वो फिर से वहाँ से चला गया था क्योंकि वो अपना काम तो कर ही गई ना। वो ऐसा तो नहीं है कि वो काम अपना छोड़ दे। वांग जी वहाँ से चला गया था। वहीं विंग उन खरगोशों के साथ खेलने लगा था। कुछ टाइम बाद उससे मिलने जैंग चैंग, सिचैन और मैडम लैन आते हैं। उन लोगों को भी पता चल गया था कि वांग जी के अंदर इन आयरन है और वांग जी ने विंग को हर्ट किया है। ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, विंग के लिए परेशान हो गए थे। और उसके बाद वो विंग के रूम में आते हैं। वांग जी ने उन्हें बता दिया था कि विंग अकेला है, आप लोग जाकर उससे मिल सकते हो। ये सुनकर वो सभी अंदर आ गए थे। विंग थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था कि उन लोगों के सामने वो क्या बोले कि उसके गगन ने उसे हर्ट किया। नहीं, वह ऐसा नहीं बोल सकता। इसीलिए वो उन लोगों से कहता है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं ठीक हूँ। तभी जैंग जैंग कहता है, तुम ठीक हो तो तुम बेड पे क्यों बैठे हुए हो, क्या लान वांगजी ने तुम्हें ज़्यादा हर्ट किया है। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। क्या इन लोगों को पता है। ये सुनकर ये सोचकर विंग जैंग जैंग की तरफ देखकर बोलता है, नहीं काका, उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया, असल में मैं तो बाथरूम में फिसल के गिर गया था। ये बोलकर वो अपने सर को खुजलाने लगा था, जिसे देखकर जैंग जैंग उसके सर पे मारते हुए कहता है, इडियट, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और वैसे तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे पता चल गया है कि लानवांग जी ने ही तुम्हें हर्ट किया है और किस कारण किया है और कैसे हुआ है। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो कहते हैं, नहीं काका, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो बस वो इन आयरन के कारण हुआ है। गगा ने मुझे बता दिया था, बस उन्हें इन आयरन के कंट्रोल में होने के कारण उन्होंने मुझे हल्का सा हर्ट किया है, बस। ये बोलकर उसने अपना सर नीचे कर लिया था और वो अपने हाथ में जो खरगोश थे उनके साथ खेल रहा था, जिसे देखकर जैंग जैंग अपना सर हिला देता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता।
तभी सीचैन और मैडम लैन भी विंग से कुछ बात करते हैं और वो पूछते हैं क्या वो ठीक है, क्या हीलर को यहाँ पर बुला दूँ? पर विंग अपना सरनामे नोट कर बोलता है नहीं, गगा ने मुझे दवा लगा दी थी और मैं अभी ठीक हूँ। गगा ने मुझे एनर्जी दे दी थी। ये सुनकर वो सभी अपना सर हिलाते हैं। तभी जैंग जैंग विंग के हाथों में वो खरगोश देखता है और वो कहता है वैसे तुम्हें ये खरगोश कैसे मिले? मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ, मुझे भी पता है कि लैंड क्लैन में खरगोश या फिर कोई भी जानवर रखना मना है, तो तुमने इसे कहाँ से उठा लाया? ये सुनकर विंग अपना बनी से स्माइल दिखाते हुए कहता है मैंने नहीं लाया, ये तो खुद आ गए थे। आपको पता है यहाँ जंगलों में बहुत सारे बनी हैं और वो मेरे पीछे आ गए थे और मैं जब भी उन्हें छोड़ देता वो बार बार मेरे पीछे आ रहे थे। मुझे लगा कि ये मेरे साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें ला लिया था। पर पता है गगा ने मुझे क्या बताया कि ये तो मेरे ही हैं। बचपन में मैंने ही गगा को ये दिया था और देखो आज भी ये कितने ज़्यादा है। और गगा ने मुझे ये भी बताया कि उनकी बहुत बड़ी फैमिली हो गई थी। गगा ने मुझे ये बताया कि इतने सालों में वो बहुत सारे हो गए, जो 2 खरगोश थे वो इतने सारे हो गए कि पूरे लैंड क्लैन में वो घूमते रहते हैं। ये सुनकर जैंग की आंखें नैरो हो गई थी। क्या मतलब है कि विंग यहाँ रहता था? उसे तो मतलब विंग तो यहाँ कभी आया ही नहीं। वो ये पूछ भी लेता है। असल में जैंग चैंग, यान ली, मैडम यू को पता ही नहीं है कि वुशियान ही विंग है। जैंग चैंग पूछता है तुम यहाँ थे, मतलब क्या है तुम्हारा? और ये खरगोश, तुम लान वांग जी को जानते हो? कब से? हमें तो नहीं पता। ये सुनकर विंग ने अपनी होठों को बाइट कर लिया था। वो कहता है असल में गगा, ये बोलकर वो मैडम लैन की तरफ देखता है। मैडम लैन जैंग चैंग को बता देती है सच्चाई। ये जानकर जैंग चैंग तो बड़ा सरप्राइज हुआ था। क्या ये विशान नहीं है? उसकी आंट का बेटा नहीं है? ये कोई और है जिसे उसकी आंट ने गोद लिया था? उसे ये सब बातें पता क्यों नहीं थी? और कभी मुझे डैड ने बताया भी नहीं। यही सोचकर वो विंग को देख रहे थे। वो कहते हैं मतलब कि तुम मेरे आंट के बेटे नहीं हो? तुम, ये बोलकर वो आगे कुछ बोल पाता कि उसने देख लिया था कि विंग की आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी, जिसे देखकर जैंग चैंग उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है इडियट हो तुम। किसने बोला तुम मेरे आंट के बेटे नहीं हो? हाँ भले उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया था, पर तुम उसके बेटे तो हो। और हाँ, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि तुम किसके बेटे हो, पर हो तो मेरे भाई ना। अब चुप भी रहो। मुझे पता है तुमने हमें इसलिए नहीं बताया कि अगर हमें पता चलेगा कि तुम हमारी आंट के बेटे नहीं हो तो हम क्या तुम्हें प्यार नहीं करेंगे वुशियान? तुम हमारे भाई हो। हम जिस तरह तुमसे प्यार करते हम उसी तरह प्यार करेंगे। कोई भी आइडेंटिटी हो तुम्हारी, पर तुम तो वही इंसान हो ना जो हमारा है। जो तुम हमारे भाई हो वही हो ना? ये सुनकर विंग अपनी गगा की तरफ देखता है। उसके आंखों में जो आंसू भरे हुए थे वो नीचे गिर गया और कहता है गगा, मुझे भी नहीं पता था पहले कि मैं विंग हूँ, मैं वुशियान नहीं हूँ। पर जब मुझे बाद में पता चला मैं डर गया था, इसीलिए मैंने आपको और शीजे को भी नहीं बताया कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ। ये बोलकर वो रोने लग गया था, जिसे जैंग चैंग शांत करवाता है। सीचैन भी अभी उन्हें ही पता चला, क्योंकि किसी ने भी मतलब लैंड फैमिली के किसी सदस्य ने भी उन लोगों को बताया ही नहीं था कि विंग ही मतलब वुशियान ही विंग है। सीचैन भी विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो अपने भाई जैसे ही मानते थे, इसीलिए वो विंग का हाथ पकड़ लेते और कहते मुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम हमारे विंग हो। ये डेस्टिनी भी कैसी है ना, देखो जिसे मिलाना रहता है वो कैसे भी करके मिला ही देता है। हमें लगता था कि बचपन में तुम नहीं रहे, पर आज देखो तुम हमारे पास हो और देखो क्या है। ये बोलते हुए वो मुस्कुराने लगे थे। विंग भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा था। जैंग चैंग कहता है जो भी होता है वो भगवान ने पहले ही डिसाइड करके रखा हुआ है। तुम हमसे मिलना चाहते थे, हमारे पास आना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने तुम्हें हमारे पास ला लिया और हमें तुम्हारा इतना क्यूट सा भाई हमें दिया है। तो प्लीज़ अब ये रोना धोना बंद करो। तुम्हें पता है जब तुम रोते हो ना तो पूरा बंदर जैसे दिखते हो। ये बोलकर वो विंग का नाक को पिंच कर देता है, जिसे सुनकर विंग अपना मुंह फुला लेता है और वो जेंग जेंग का हाथ मारते हुए कहता है गगा, मैं बंदर के जैसा नहीं दिखता। गगा ने मुझे कहा था कि मैं बनी के जैसा दिखता हूँ। ये बोलकर वो बनी से स्माइल करता है, जो देखकर सीचैन कहते हैं हाँ तुम क्यूट से बनी हो, एक बहुत ही क्यूट से। ये बोलकर वो उसके गालों को पिंच कर देता है। जैंग जैंग भी उसके गाल को पिंच कर देता है, जिससे विंग का फेस थोड़ा खिंच गया था।
विंग का फेस पूरा अलग हो गया था। जैसे कोई गालों को खींचता है तो किस तरह फेस अलग बन जाता है ना, उसी तरह विंग का फेस भी बहुत ज़्यादा फनी दिख रहा था। ये देखकर जैंग जैंग तो बड़ा जोर जोर से हंसने लगा था। ये देखकर मैडम लैन भी मुस्कुराने लगी थी, सिचन भी मुस्कुराने लगे थे। विंग कहता है, गगा आप दोनों मुझ पे हंस रहे हो, आप दोनों कितने गंदे हो। और माँ आप भी, ये बोलकर वो अपने मुंह को फेर लेता है और वो गुस्से में हो गया था। जैंग जैंग कहता है, ओके ओके नौटंकी बाज, हम तो बस मजाक कर रहे थे, और देखो तुम्हारा फेस लाइट हो गया ना। ये बोलकर वो विंग के शोल्डर पे हाथ मारता है। विंग भी मुस्कुराता है और फिर वो कहता है, हाँ गगा ये देखो। ये बोलते हुए वो अपने हाथों में जो खरगोश थे वो उन दोनों को दिखाते हुए कहता है, ये इसका नाम तूजी है और ये जो ब्लैक वाला है ना उसका नाम बनी है। ये बनी के जैसे उछलता रहता है। और ये तूजी कितना क्यूट है ना। ये आपको पता है गगा लैन गगा के जैसा ही शांत रहता है, पर ये बनी तो पूरा उछल कूद करता रहता है। आपको नहीं पता पूरे रूम में ये कैसे उछल कूद करता रहता है। और आपको पता है कल मैंने ये तूजी को किस किया था, जिससे बनी बहुत ज़्यादा ही जेलस हो गया था। उस टाइम इसका फेस देखकर मुझे एक ही फेस याद आ रहा था, और वो भी किसका, गगा का। जांगफू भी ऐसे ही हो जाते हैं जब वो जेलस होते हैं, ऐसे ही मुंह फुल जाता है उनका। ये बोलते हुए विंग जोर जोर से हंसने लगा था। वो सभी भी विंग की खुशी को देखकर खुश हो गए थे और फिर कुछ टाइम तक वहाँ बातें करते हैं, और फिर वो विंग को सोने को बोलकर वहाँ से चले गए थे। विंग भी कुछ टाइम तक उन खरगोशों के साथ खेलता है और फिर थक कर वो भी सो गया था। अभी दोपहर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपनी क्लास से ख़त्म करके वापस आ रहा था। तभी उसकी नज़र सोंगलेन पे पड़ती है। सोंगलेन चुपचाप एक जगह पे बैठकर कुछ कर रहा था, अपनी तलवार को साफ कर रहा था। ये देखकर वांग जी उसके पास आता है। सोंगलेन वांग जी को ग्रीट करता है। असल में सोंगलेन वांग जी की उम्र का है, बस हल्का सा 1 साल का या फिर 1-2 साल का ही अंतर होगा उन दोनों के बीच में। वांग जी भी उसे ग्रीट करता है। तभी सोंगलेन कहता है, राजकुमार लैन आपका धन्यवाद मुझे यहाँ रखने के लिए। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करते हुए कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, आपने विंग का जान बचाया था तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। ये सुनकर सोंगलेन अपना सर नोट करता है और फिर वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर लैन कुरैन आते हैं। लैन कुरैन और चिंगेन जुन वांगजी से बात करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने मोंग को या फिर बोलूँ उस पंडित को या उस हीलर को बुलाया था जो वांगजी को चेक करने वाला है। वांगजी अपने अंकल को देखता है और उसे ग्रीट करता है। सोंगलेन भी ग्रीट करता है। सोंगलेन को देखकर लैन कुरैन कुछ सोच में पड़ गए थे। वो सोंगलेन को देखते हुए कहते हैं, तुम। तभी सोंगलेन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं सोंगलेन, मैं एक रॉक कल्टीवेटर हूँ। और कल ये बोलकर वो आगे कुछ बोल पाता कि वांगजी कहते हैं, अंकल मैंने इन्हें यहाँ पर बुलाया है। असल में कल, ये बोलकर वो सारी बातें बता देता है। लैन किरैन अपना सर नोट करते हैं और कहते हैं, हाँ तुम रह सकते हो, पर मुझे एक बात जाननी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं? ये सुनकर सोंगलेन एक पल के लिए स्टंट हो गया था। किसी ने भी उसके पेरेंट्स के बारे में आज तक नहीं पूछा, और ये पर्सन उसके पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा है। सोंगलैन अपने पेरेंट्स के बारे में कभी किसी को नहीं बताता, और आज इसने पूछा है तो क्या इसे बताना चाहिए कि नहीं। वही सब बातें सोंगलैन सोच रहा था। तभी लैन कुरैन कहते हैं, असल में मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहता, पर मुझे बस तुम्हारा फेस देखकर किसी का याद आ रहा है। मैं बस जानना चाहता हूँ, क्या तुम बाओसिन सरन के फैमिली से हो क्या? ये सुनकर सोंगलिन बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था। आज तक कोई भी इंसान उसे पहचान नहीं पाया, और इसने देखने के बाद उसे पहचान लिया। कैसे? आखिर ये कौन है? सोंगलिन के दिमाग में यही चल रहा था। लैन कुरैन सोंगलिन की आंखों को देख रहे थे, क्योंकि बाओसिन सरन की जितनी भी फैमिली है उनकी आंखें देखकर ही लैन फैमिली बता सकती है कौन सा पर्सन बाओसिन सरन से मेल खाता है। और सोंगलिन पूरा बाओसिन सरन के जैसा दिखता भी है, और साथ में उसकी आंखें भी वैसी ही है जैसी बाओसिन सरन की आंखें थी। बाओसिन सरन की आंखें नशीली थी, उसकी आंखों में कुछ अलग ही जादू था। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा शाइन करती थी और साथ में सिल्वर थी, जैसे विंग की आंखें हैं। हाँ, बाओसिन सरन की पूरी फैमिली जितनी भी थी उनकी आंखें सिल्वर है और साथ ही बहुत ज़्यादा शाइनी है, जैसे विंग की आंखें हैं।
विंग की आंखें भी बहुत ज़्यादा शाइनी हैं, जिसको देखकर कोई भी मदहोश हो जाएगा। उसका फेस में ही अलग से शाइन है, जैसे सॉन्गलैन का है। इसीलिए लैन कुरैन पूछते हैं। सॉन्गलैन थोड़ा हिचकिचा रहा था बताने में, तभी लैन कुरैन कहते हैं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर हम बाउसन मास्टर बाउसन सर को बहुत अच्छे से जानते हैं, और साथ ही हम चांगसे सरन को भी जानते हैं, और साथ ही हम उनके बहुत ज़्यादा करीब थे। तुम तो जानते होगे ना मैडम लैनी को। ये सुनकर सॉन्गलैन की आंखें और बड़ी-बड़ी हो गई थी। हाँ, उसे पता है मैडम लैन मतलब कि जो मैडम लैनी थी वो और बाउसन सरन कितनी अच्छी दोस्त थी, वो जानता है। इसीलिए तो वो लैन क्लैन में रुकने को माना है, नहीं तो वो किसी भी क्लैन में रुकता नहीं है, किसी भी क्लैन के अंदर जाता नहीं है। पर आज वो आया है क्योंकि उसे लैन क्लैन के बारे में पता है, पर उसे नहीं पता था कि लैन क्लैन वालों को भी उसके बारे में याद होगा, क्योंकि ये तो बहुत पहले की बात है। करीबन 15 साल हो गए हैं, और 15 साल से ऊपर भी हो गए हैं, क्योंकि कोई भी इंसान बाउसन सरन को और उसकी फैमिली को उससे पहले से नहीं मिला था। पर ये पर्सन उसे एक बार देखते ही पहचान गया, इसीलिए सॉन्गलैन उसे बो करता है और कहता है मैं, ये बोलकर वो इधर-उधर देखता है और फिर कहता है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ये सुनकर लैन कुरैन अपना सर हिलाते हैं और फिर वो इशारा करते हैं। वांग जी भी अपने अंकल की तरफ देख रहा था, वो भी उनके पीछे-पीछे जाता है। कुछ टाइम बाद वो सारे एक रूम में बैठे हुए थे, वहाँ पर चिंगेन जुन भी बैठे हुए थे। सॉन्गलैन उसे ग्रीट करता है और फिर वो बताना स्टार्ट करता है कि हाँ, वो बॉसन सरन की फैमिली से है। असल में वो बॉसन सरन का छोटा बेटा है। ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गए थे। वहीं लान वांगजी भी शॉक हो गया था कि ये पर्सन जिससे वो जल रहा था, ये और कोई नहीं बॉसन सरन की फैमिली से है। इसीलिए वो चुपचाप सिर्फ सॉन्गलैन की तरफ देखता है। सॉन्गलैन बताना स्टार्ट करता है कि वही बॉसन सरन का बेटा है और वो चांगसे सरन का भाई है। और फिर तभी लैन चिंगहनजुन कहते, तो उन वो तो सब डिस्ट्रॉय हो गए ना, तो तुम बच कैसे गए? ये सुनकर सॉन्गलैन उन लोगों की तरफ देखता है और फिर कहानी बताना स्टार्ट करता है। जब वहाँ पर हमला हुआ था, तब सॉन्गलैन उन बच्चों के साथ नहीं बैठा हुआ था, क्योंकि सॉन्गलैन एक फॉक्स स्पिरिट नहीं है। असल में जब बाओसन सरन, चांगसे सरन और सारे स्पिरिट को ख़त्म किया गया था, तो सॉन्गलैन का भी स्पिरिट ख़त्म हो गया था। असल में सॉन्गलैन जब बाओसन सरन और सारे स्पिरिट को ख़त्म किया गया था, उनके अंदर के फॉक्स स्पिरिट को ख़त्म किया गया था, तब सॉन्गलैन भी पैदा हो चुका था। और कर्स के हिसाब से सारे जितने भी उस टाइम पैदा हुए थे या फिर जितने भी फॉक्स स्पिरिट थे, उनकी सारी ऊर्जा को उस ईन आयरन ने खींच लिया था। उसे लॉक करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था। इसीलिए सॉन्गलैन के पास कोई भी फॉक्स स्पिरिट नहीं था। तो वो नहीं था, तो वो वहाँ पर बैठ के करता भी क्या? इसीलिए वो वहाँ से दूर में जाकर चुपचाप बैठकर सारा कुछ देख रहा था। सॉन्गलैन एक 12 साल का या फिर बोलूँ 11 साल का बच्चा था, इसीलिए उसे एक जगह पे बैठना अच्छा नहीं लगता था, और वो एक पेड़ पे जाकर चुपचाप बैठ गया था और उस पेड़ से ही वो सब कुछ देख रहा था। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर हमला हो गया था। ये देखकर सॉन्गलैन बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो अपनी माँ को बता देता है कि माँ यहाँ हमला हुआ है। तब जाके बाओसन सरन ने अपना ध्यान तोड़ा था और वो सबके साथ में लड़ाई करने स्टार्ट की थी। सॉन्गलैन समझ नहीं आ रहा था उसे क्या वो भी लड़ने जाए, पर उसे तो युद्ध कला आती ही नहीं है, और ना ही उसे उसकी माँ ने युद्ध कला ढंग से सिखाई थी, क्योंकि उसके पास कोई ज़्यादा पावर ही नहीं है। उसके पास ना ही स्पिरिट है और ना ही कुछ पावर है, क्योंकि वो बच्चा है, उसे ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो वो यहाँ जाकर मर ही जाएगा। यही सोचकर वो वहाँ पर बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे वो। फिर वो देखता है कि धीरे-धीरे करके सबको मारा जा रहा है, सारे लोग इधर-उधर भाग रहे हैं। सॉन्गलैन वहाँ से उतरता है और वो अपनी माँ के पास भाग रहा था। सॉन्गलैन की माँ मतलब कि बाओसन सरन उसके पास आती है और वो सॉन्गलैन को कहती है कि जाओ यहाँ से विंग को लेके जाओ। ये सुनकर सॉन्गलैन अपना सर हिलाता है और वो विंग की तरफ भागने लगा था। सॉन्गलैन देखता है कि वहाँ पर उसकी बहन विंग को पकड़ के बैठी हुई है, या बोलूँ तो विंग अपनी माँ को पकड़ के बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी बहन नीचे में पड़ी हुई है। सॉन्गलैन ये देखकर डर गया था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोई इंसान विंग को मारने जा रहा है, कि तभी उसके जीजा मतलब कि विंग के फादर वहाँ पर आ गए थे। वो विंग को भागने के लिए बोलते हैं। सॉन्गलैन विंग को भागते हुए देखकर वो भी उसके पीछे भागने लगा था।
तभी वो देखता है कि सारे लोग विंग के पीछे भाग रहे हैं। ये देखकर वो डर गया था। वो विंग के पास आना चाहता था। वो तभी देखता है कि एक पर्सन विंग को पकड़ने वाला है। तभी उसकी माँ आ गई थी। ये देखकर सॉन्गलैन रिलीफ की ब्रीथ लेता है। जब सॉन्गलैन ने अपनी माँ को देखा था, उसका ध्यान विंग से हट गया था। सॉन्गलैन अपनी माँ को देखने में बिजी हो गया था, क्योंकि उसकी माँ लगातार उन लोगों के हमलों को अपने अंदर सहन कर रही है। उसकी माँ के शरीर से खून निकल रहा है। इस बात से सॉन्गलैन को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो अपनी माँ को बचा नहीं पा रहा था, पर वो हिम्मत करके वहाँ पर जाने लगा था। पर जिसे देखकर बॉसर सर ने अपनी आंखों से ही उसे रोक लिया था, और वो उसे छुपने का इशारा करती है। किसी का भी ध्यान सॉन्गलैन के ऊपर नहीं था, और सॉन्गलैन तो विंग के बारे में भूल ही गया था, क्योंकि उसके सामने उसकी माँ उन लोगों से लड़ाई कर रही है। उसकी माँ की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो वो कैसे कैसे कुछ कर सकता है। इसीलिए वो चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा, और वो बस अपनी माँ को उन लोगों से लड़ते हुए देख रहा था। कुछ टाइम बाद वो देखता है कि उसकी माँ अब बेजान होकर नीचे में गिर गई है, और सारे लोग वहां से चले गए। ये देखकर सॉन्गलैन रोते हुए अपनी माँ के पास भाग कर आता है, और वो अपनी माँ के सर को अपनी गोद में रख लेता है, और वो बहुत जोर जोर से रोने लग गया था। जिसे देखकर बाउसर सरन उसके गालों को सहलाती है और कहती है, मत रो, अब तुम ही हो जो विंग को बचा सकते हो। जाओ, तुम विंग को बचाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें बोला था ना मैंने, तुम्हें विंग को बचाना है। मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं देखना चाहती। तुम जाओ, विंग को बचाओ। ये बोलकर वो उसके गालों को टैप करती है। सॉन्गलैन रो रहा था। उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उसके सामने उसकी माँ अभी उसके गोद में है, ऐसी हालत में है, तो वो बच्चा, एक 11 साल का बच्चा क्या कर सकता है। पर जब उसकी माँ उसे फोर्स करती है, तब जाकर सॉन्गलैन उठता है, और वो भागते हुए विंग के पास जाने लग गया था। वो देखता है कि वो सभी बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। सॉन्गलैन बहुत ज़्यादा आगे जाता है, तब उसे दिखता है कि वो सारे लोग विंग के सामने खड़े हुए हैं, और साथ ही विंग के आगे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। सॉन्गलैन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अभी अंधेरे का टाइम है, रात का टाइम है, तो वो क्या देख सकता है। वो चुपचाप वहीं पर खड़ा होकर देखने लग गया था। उसे क्या करे, मतलब वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे दिखता है कि विंग की चीख आती है बहुत जोर से, और साथ ही कुछ लोग बातें कर रहे थे कि वो तो नीचे गिर गया, अब क्या करें हम। तभी कुछ लोग बोलते, नीचे जाके ढूंढो उसे। तभी सारे लोग वहां से जाने लग गए थे। सॉन्गलैन जल्दी से उस तरफ भागता है जहां से विंग नीचे गिरा है। सॉन्गलैन नीचे देखता है। वो देखता है कि इतना ज़्यादा अंधेरा है यहाँ, तो ये खाई है क्या? विंग नीचे गिर गया है। यही सोचकर उसने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को दबा दिया था, और वो और भी ज़्यादा रोने लग गया था। सब खत्म हो गया, सब, ये बोलते हुए वो वहीं पर नीचे बैठ गया था, और वो कहता है, सिर्फ मेरी बुज़दिली के कारण क्यों मुझे युद्ध नहीं आता। अगर मुझे युद्ध आता तो कम से कम मैं उन लोगों को बचा तो पाता। मैं बस छुप रहा था। ये बोलकर वो रोने लग गया था, और वो वहीं पर डिसाइड करता है कि वो इन लोगों को छोड़ेगा नहीं। फिर सॉन्गलैन वहां से उठता है, और वो वहां से छुपते छुपाते जाने लग गया था। वो किसी के भी निगाह में अभी आना नहीं चाहता था। सॉन्गलैन बहुत दिनों तक ऐसे ही भटकता रहा, भूखा प्यासा, पर उसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो जाए तो जाए कहाँ। वो अपने घर भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास अब कोई घर भी तो नहीं है। सॉन्गलैन के दिमाग में यही चल रहा था। वो बस आगे चलता जा रहा था। वो अचानक से बेहोश होकर गिर गया था। तभी कुछ लोगों ने उसे पाया था, और वो सभी एक रॉक कल्टीवेटर से, ऐसे ही घूमने वाले कल्टीवेटर, सॉन्गलैन उनके साथ था। सॉन्गलैन जब होश में आया था, तो उन लोगों ने उसे खाना दिया, पानी दिया, और उसके बाद सॉन्गलैन उन लोगों के साथ ही रहने लग गया था। सॉन्गलैन युद्ध सीखने लग गया था। वो बहुत अच्छा कल्टीवेटर बन गया था। वो बदला लेना चाहता था उन लोगों से जिन्होंने उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म किया है। उन लोगों से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो मेहनत करता गया, और वो जब पूरा 16 साल या 17 साल का हुआ, वो उन रॉक कल्टीवेटर को छोड़कर अपना ही राह में चल पड़ा, और वो चारों तरफ बस उन लोगों को ढूंढने लगा जिन लोगों ने उनकी फैमिली को उनसे अलग किया है। सॉन्गलैन हर जगह घूमा है। उसे हर जगह को चप्पा चप्पा छान लिया है, पर उसे कुछ भी नहीं पता चला, और ऐसे घूमते घूमते वो लैंड क्लैन पहुंचा था, और आज देखो वो यहाँ पर खड़ा है। ये सुनकर वांग जी को
सोंगलैन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लैन कुरैन, चिंगेन जुन भी उसके कंधे पे हाथ रख के उसे सांत्वना देते हैं। सोंगलैन के आंखों में आंसू आ गए थे। तभी लैन किंग चिंगेन जुन कहते हैं, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी फैमिली पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। ये सुनकर सोंगलैन की आंखें वाइडर हो गई थी। वो चिंगेन जुन की तरफ देखते हैं। चिंगेन जुन कहते हैं, हाँ, क्योंकि विंग जिंदा है। ये सुनकर सोंगलैन जो बैठा हुआ था वो खड़ा हो गया था। वो कहता है, विंग जिंदा है? कैसे? क्योंकि मैंने खुद देखा था, वो वहां से नीचे गिर गया था। ये सुनकर चिंगेन जुन कहते हैं, हाँ, वो गिर गया था। पर वो फिर कहानी बताते कि कैसे विंग बचा और फिर कैसे वो वहाँ से जैंग फैमिली में पहुंचा, फिर वहाँ से लैन जैन की शादी हुई उससे। ये सुनकर सोंगलैन बोलता है, लैन से मतलब राजकुमार आप। तभी वांग जी अपना सर नोट करता है। सोंगलैन को समझ आ गया था कि कल उसने जो उसे देखा था वो और कोई नहीं, उसका ही विंग है। इसीलिए उसे कल लग रहा था, उसके दिल में फीलिंग हो रही थी कि वो इस पर्सन को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इसीलिए सोंगलैन विंग के साथ था, उसे बचा रहा था, इसीलिए था। यही सोचकर सोंगलैन के होठ में एक स्माइल आ गया था। वो कहता है, क्या मैं विंग से मिल सकता हूँ? ये सुनकर वो सभी अपना सर नोट करते हैं और फिर वांग जी के साथ सोंगलैन विंग के रूम की तरफ जाता है। वांग जी सोंगलैन की तरफ देखता है और फिर बिना कुछ बोले अपनी जिंगशी में जाता है। सोंगलैन गेट के पास खड़ा हुआ था। वो देख रहा था कि वांग जी कैसे अंदर चला गया। वांग जी कुछ टाइम तक अंदर में जाता है और वो जब देखता है पीछे, वहां पर सोंगलैन नहीं खड़ा था, इसीलिए वो गेट के पास फिर से देखता है। वो सोंगलैन से कहता है, अंदर आ जाइए। ये सुनकर सोंगलैन हिचकिचाते हुए अंदर जाता है क्योंकि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो अपनी फैमिली मेंबर से मिलने वाला है, उसका लास्ट फैमिली मेंबर। वो उसे खुशी भी हो रही थी, दुख भी हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके दिल में क्या चल रहा है। सोंगलैन अंदर जाता है और वो विंग को देखता है। विंग भी ब्लैंकली सोंगलैन को देख रहा था। वो फिर हल्का सा वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें पता है ये कौन है? तभी विंग कहता है, सोंगलैन गगा। ये सुनकर वांग जी अपना सर नाम में नोट कर कहता है, नहीं, ये तुम्हारी रियल मदर का रियल भाई है सोंगलैन। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। ये इंसान उसकी रियल मदर का भाई है, मतलब कि ये उसका अंकल है, उसकी रियल मदर का लास्ट फैमिली मेंबर। ये सोचकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी अपना सर नोट करता है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और फिर वो जल्दी से भागकर सोंगलैन को गले से लगा लेता है। इस बार वांग जी विंग को रोकता नहीं क्योंकि सोंगलैन और विंग बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। हाँ, भले ही विंग को याद ना हो, पर अपने फैमिली मेंबर को कौन मिस नहीं करता। जब विंग को पता चला था कि उस इस दुनिया में विंग का अपना कहने वाला, रियल कहने वाला कोई भी नहीं है, तो विंग अपसेट हुआ था। पर जब उसे पता चला कि सोंगलैन उसकी फैमिली का लास्ट रियल मेंबर है, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वो सोंगलैन को गले से लगा लेता है। सोंगलैन भी रोने लग गया था, विंग भी रोने लग गया था। कुछ टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर पास में ही जो टेबल रखा हुआ था, टी टेबल, वहाँ पर तीनों जाकर बैठ जाते हैं। सोंगलैन और विंग वांग जी कुछ टाइम तक चुपचाप रहते हैं और फिर सोंगलैन विंग को देखते हुए कुछ बातें करता है। उससे पूछता है कि तुम कैसे हो? सोंगलैन और विंग बातें कर रहे थे, वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। वांग जी बस उन लोगों को देख रहा था। विंग के फेस में खुशी थी, ये देखकर वांग जी को अच्छा लग रहा था। फिर ऐसे ही टाइम बीतता है। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। सोंगलैन, मैडम लैन, सिंघेन जुन सारे लोग अभी डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद मैडम लैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि वो भी सोंगलैन को जानती थी। सोंगलैन बाओचुन सर का बेटा है तो वो कैसे नहीं जानेगी। वो सोंगलैन से कहती है कि तुम यहाँ 2 दिन नहीं, अब तो पूरा जिंदगी भर यहीं रहोगे क्योंकि तुम मेरे भाई जैसे हो। ये सुनकर सोंगलैन उसे मना करने ही वाला था कि विंग भी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अंकल प्लीज़ आप यहाँ से मत जाना ना, क्योंकि आप ही मेरे लास्ट फैमिली मेंबर हो। ये सुनकर जैंगसन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर वो विंग के लिए खुश भी था क्योंकि उसके रियल फैमिली मेंबर मिल गए। विंग कहता है, अंकल प्लीज़ ना, हमें यहाँ छोड़कर मत जाना, अकेले मेरे पास रह जाओ ना प्लीज़। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा प्लीड करता है। तब जाकर सोंगलैन कहता है, ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ रहूँगा। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो सोंगलैन को गले से लगा लेता है। उसके बाद रात हो गई, रात से सुबह हो गई। अब सुबह को लैन, चिंगेन जुन और सारे लोग हॉल में बैठे हुए थे।
आज तो सॉन्गलैंड भी उन लोगों के साथ बैठा हुआ था। तभी एक हीलर आकर वांग जी को चेक करता है और फिर वो मॉन्क भी आकर वांग जी को चेक करता है। सॉन्गलैंड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, पर वो ज्यादा नहीं सोचता और चुपचाप उन लोगों को देख ही रहा था कि तभी जो हीलर और मोंग कहते उससे सब बहुत ज्यादा शॉक में पड़ गए थे। यहाँ तक वांग जी भी बहुत ज्यादा शॉक में पड़ गया था। तो ऐसा क्या बोला, तो ये तो पता चलेगा हमें नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।